আমরা দেওয়া শুরু করে দিয়েছি এবং এখন পর্যন্ত 212টা মাদ্রাসাকে আমরা অনারেট হিসাবে রিকগনিশন দিয়ে দিয়েছি। मदरसा बोर्ड ने रियासत भर में मॉडल मदरसा बनाने के अपने फैसले पर अमल करते हुए 40 मदारिस का इंतखाब किया है, जिनमें कोलकाता भी शामिल है। हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई माहिरीन की कमेटी की किताबों को बोर्ड ने मदरसा निसाब में शामिल करने का फैसला किया है। মাদ্রাসার ঐতিহ্যকে বজায় রাখার জন্য আরবি, ইসলামের পরিচয় এবং বাংলা এই বইগুলা বাদ দিয়ে আমরা এক্সপার্ট কমিটি যে বই তৈরি করেছে আমরা সেই বইগুলাই সমস্ত আমরা গ্রহণ করেছি। बोर्ड ने माली इमदाद के बगैर मंजूरी पाने वाले मदारिस के लिए मरकजी फंड मिलने की उम्मीद जताई है। ईटीवी न्यूज, कोलकाता। भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज हो गया। सररोजा इज्तिमा के लिए मुख्तलिफ ममालिक की 3011 जमातें अभी तक पहुंच गई हैं। पहले दिन आज 4 सेशन हुए। मुकर्रिरीन ने समाजी बुराइयों से बचने की तलकीन की और तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। मुकर्रिरीन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में तालीम की जरूरत और अहमियत पेश की। इज्तिमा के दूसरे दिन कल बाद नमाज असर इज्तिमाई निकाह मुनक्किद होंगे। हिंदी और उर्दू एक ही तहजीब के दो धारे हैं। हिंदी की तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब उर्दू को भी फरोग हासिल होगा। इन ख्यालात का इजहार कानपुर में उर्दू और हिंदी के अदीबों के मुश्तरका जलसे अदबी संगम में किया गया। अदबी तंजीम एजाज लिटरेरी सोसाइटी के जेर एहतमाम मुनक्किदा अदबी जलसे का इफ्तिताह मरकजी वजीर श्री प्रकाश जायसवाल ने किया। जलसे की सदारत मारूफ सनतकार पद्मश्री इरशाद मिर्जा ने की। अदीबों का कहना था कि हिंदी और उर्दू दोनों जबानों के बानी अमीर खुसरो थे। उनके मुताबिक दोनों जबानों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। कि हमारे मुल्क की ये जरूरत है कि हमारे यहाँ जितने किस्म के लोग रहते हैं और उनकी जितनी जबानें हैं उसमें से सबसे अहम बात यह है कि उर्दू और हिंदी को एक समझना चाहिए कि वो ये एक है। हिंदी में मैंने पीएचडी किया, मेरी बेटी ने हिंदी में किया, तो ये नेशनल इंटीग्रेशन मेरे घर से ही पैदा हुआ है, समझिए। अब इसको जो भी आप कहें और आइंदा बस ये दुआ करें कि ये इस तरह की महफिलों का इनेकाद बराबर हो। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इनकम टैक्स कमिश्नर और हिंदी के अदीब गिरीश पांडे ने जलसे में इजहार राय की आजादी का मसला उठाया। बोलने का हक ही उसे है जो ठीक से सुनना जानता हो। मैं तो बार बार ये कहता हूँ, अगर हम दूसरे को सुन नहीं सकते तो हमें बोलने का हक हमसे छीन लेना चाहिए। और अगर हम दूसरे को सुनना समझ शुरू कर दें तो कभी कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं जो हल ना हो सके। दूसरा अगर हमारी बात समझ ले, हम उसकी बात समझ लें, तो सारी समस्याओं का मैं गारंटी लेता हूँ समाधान हो। इस जलसे में अदब के साथ साथ समाजी मसाइल पर भी खुलकर बात की गई। दलितों और अक़लियतों के समाजी मसाइल को भी बहस का मौजू बनाया गया। शुराका का कहना था कि अगर मुल्क में समाजी इंसाफ होने लगे तो बहुत से मसाइल अपने आप खत्म हो जाएंगे। टीवी न्यूज, कानपुर। मरकजी वजीर श्री प्रकाश जायसवाल ने इल्जाम लगाया है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत अक़लियतों को दिए जाने वाले फंड का इस्तेमाल दूसरे कामों में कर रही है। श्री प्रकाश जायसवाल का कहना है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही मेरिट कम मीन्स और दूसरी स्कीमें बदउनवानी का शिकार होकर रह गई हैं। मरकजी वजीर ने मामले की जांच का मुतालबा किया है। भारत सरकार जिस भी परियोजना के तहत, जिस भी स्कीम के तहत पैसा भेजती है, भारत सरकार की नोडल एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है। जो स्टेट गवर्नमेंट तत्परता से काम कर रही हैं, वो भारत सरकार के पैसे का लाभ उठाकर बहुत आगे बढ़ रही हैं। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में वो तत्परता नहीं है और बहुत बड़ा हिस्सा करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि इसकी जांच करावे और जांच करा के माइनॉरिटीज को जो लाभ मिलना चाहिए भारत सरकार के माध्यम से वो मिले। कर्नाटक के मुख्तलिफ मुकामात पर सदाए एहतजाज के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस कड़ी के तहत 15 दिसंबर यानी कल बेंगलुरु के करीब वाक़े टुमकुर में सदाए इत्तेहाद का प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है। सदाए इत्तेहाद के सदर और साबिक IAS अफसर सैयद जमीर पाशा ने कहा कि मिल्लत में इत्तेहाद के साथ साथ हिंदू और मुसलमानों में इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। सभी की यही कोशिश है कि मिल्लत के अंदर, हिंदू मुस्लिम भाइयों के अंदर ये इत्तेहाद की सिफत पैदा हो, इत्तेहाद की अहमियत को समझे, उसकी इफादियत को समझे, इसलिए कि इत्तेहाद में सभी को फायदा है। जहां तक मिल्लत इस्लामिया से जो ताल्लुक रखते हैं,
यहाँ इत्तेहाद ना होने की वजह से हमें काफी नुकसान पहुंच रहा है। अब हुकूमत की तरफ से जो प्लानिंग प्रोसेस है, जो मंसूबा होते हैं, वहां पे हमारा हिस्सा नहीं रहेगा। जो डेवलपमेंट बेनिफिट्स होते हैं ना इत्तेफाक की वजह से भरपूर फायदा। खास बात में फिलहाल लेते हैं, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया ऑर्किड रेसिडेंसी वेयर लाइफ कम्स अलाइव। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस कीजिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार अफगानिस्तान चाहता है कि भारत बढ़ाए पूंजी निवेश, मगर अंतर्राष्ट्रीय सेना की वापसी के बाद सुरक्षा का क्या होगा। दक्षिण अफ्रीका पर हम डालेंगे गहरी नजर। मंडेला ने देश को क्या दिया और क्या है जो अधूरा रह गया। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा मिलिएगा स्पेन के असली मोगली से, जिन्होंने जंगल में गुजारा है बचपन। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई भारत पहुंचे हैं। दरअसल अगले साल अंतर्राष्ट्रीय सेना की अफगानिस्तान से वापसी के चलते भारत जैसी क्षेत्रीय ताकतों के साथ संबंध सुधारना उनके लिए और जरूरी हो गया है। अफगानिस्तान को भारतीय व्यापार की जरूरत है। राष्ट्रपति करजई पहले ही कह चुके हैं कि वो भारतीय उद्योगों को खास तवज्जो देंगे। तो क्या है अफगानिस्तान में भारतीय उद्योगों के लिए अवसर और क्या है चुनौतियां? शिल्पा कन्नन की रिपोर्ट। दक्षिण दिल्ली के इस इलाके को लोग छोटा काबुल कहते हैं। भारत में रह रहे अफगानों के लिए ये घर से कम नहीं। यहाँ घर का खाना भी मिल जाता है और यही बिजनेस है इस्माइल पीरजादा का। दूसरे हजारों अफगान लोगों की तरह वो भी यहाँ बेहतर मेडिकल फैसिलिटी का फायदा उठाने आए थे और फिर यही रेस्टोरेंट खोल लिया। काफी अफगान पीपल कुछ ट्रीटमेंट के लिए, कुछ टूरिस्ट के लिए आया था और उन लोग के खाने के पीने के घर जैसा खाने चाहिए था और बहुत मुश्किल था, डिफिकल्ट था। तो आप खाने लेते स्पाइसी है थोड़ा। भारत और अफगानिस्तान पुराने दोस्त रहे हैं, पर भारत के लोगों के लिए अफगानिस्तान का मतलब केवल काजू, किशमिश, अखरोट या केसर या कालीन बेचने वाला देश रहा है। पर अफगानिस्तान अब इससे आगे बढ़ना चाहता है। अफगान सरकार के कुछ बड़े मंत्री हाल ही में भारतीय निवेशकों को आकर्षित करने के इरादे से दिल्ली आए। विकास कर रहे भारत को तेल, कोयला और तांबा चाहिए और ये सब अफगानिस्तान में भरपूर मात्रा में है। निजी व्यापारी अभी तक अफगानिस्तान से बचते रहे हैं, पर एक अफगान कारोबारी को लगता है वहाँ उनके लिए काफी अवसर है। I don't know a single company or enterprise. मैं ऐसी किसी भी कंपनी को नहीं जानता, वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो या अफगान, कि जिसने वहाँ किसी भी सेक्टर में पैसा लगाया हो और कमाई नहीं की हो। अफगानिस्तान अभी बदलाव के दौर में है और ऐसे में किसी भी नए अवसर का लाभ अर्थव्यवस्था के हर एक सेक्टर को होगा। ये बदलाव का दौर दोनों देशों को नजदीक ला रहा है।
अगले साल नेटो सेनाओं के वापस जाने को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान अपने घरेलू उद्योगों को मजबूत करना चाहता है। वहां की अर्थव्यवस्था में भारत का प्रभाव पहले से ही रहा है। उसने वहां $2 अरब की मदद करने का वादा किया है। भारत ने वहां सड़क, पावर प्लांट और पार्लियामेंट तक के बनाने में मदद की है, मगर अब भारत दूसरे क्षेत्रों में भी पैर फैलाना चाहता है। I think agriculture is the area where India and Afghanistan get together. मुझे लगता है कि कृषि क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। अफगानिस्तान को खेती की तकनीक चाहिए जो भारत के पास है। अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्क है और उसके साथ सहयोग करना अच्छा है। ये वहाँ निवेश करने का सही समय है। This is the right stage in which Indians should intervene. भारतीय निवेशक अभी तक वहां मौकों को बाहर से ही टोलते रहे हैं, मगर अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय मदद कम हो रही है, अफगानिस्तान के लिए खुद को मजबूत करना जरूरी हो गया है और इसलिए उसे अपने पड़ोसी देश से काफी उम्मीदें हैं। शिल्पा कन्नन, BBC, दिल्ली। और इसी मुद्दे पर हमने और बात की अफगानिस्तान मामलों के जानकार और JNU के प्रोफेसर गुलशन सचदेव से, और सबसे पहले उनसे यही पूछा कि अफगानिस्तान में भारतीय दिलचस्पी किन क्षेत्रों में है। भारत ने जैसे अभी अपने जो एड का प्रोग्राम है $2 बिलियन के करीब, उसके साथ साथ काफी भारत की जो कंपनियां हैं इस बात के अंदर, उन्होंने लगभग $10 बिलियन के करीब के निवेश करने की अफगानिस्तान में उन्होंने सोचा है। तो इस तरह जो भारत के सिर्फ अपने निजी हित नहीं है कि भारत के हित है वहां पे, किस तरह से अफगानिस्तान को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जाए और उसके अंदर भारत की सरकार और भारत की कंपनियां किस तरह से रोल अदा कर सकती हैं, तो उस ढंग से हम उसको भारत के संबंधों को अफगानिस्तान के साथ हमको देखने की जरूरत है। और नेटो की सेना अगले साल अफगानिस्तान से वापस जाएगी। ऐसे में जाहिर है अगर भारत वहां निवेश बढ़ाएगा तो सुरक्षा एक बड़ा सवाल होगा। सुरक्षा देने में पूरी तरह से तो कोई भी 100% सिक्योरिटी गारंटी कोई भी अफगानिस्तान में किसी की भी नहीं ले सकता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि अफगानिस्तान के सुरक्षा दल पहले से काफी मुस्तैद हुए हैं, काफी उनकी कैपेसिटी पहले से बढ़ी है और उनकी कैपेसिटी बढ़ाने में भारत भी कुछ रोल अदा कर सकता है। तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले सालों में सुरक्षा वो कुछ प्रदान करने की स्थिति में सिर्फ भारत के ठिकानों को ही नहीं, क्योंकि जब अगर सिचुएशन थोड़ी सी पहले से इम्प्रूव होती है तो वो भारत के ठिकानों को भी अपनी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भारत को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। हो सकता है अगर आपके अपने एसेट्स वहां पे अफगानिस्तान में है तो आपको खुद भी अपनी कुछ सुरक्षा वहां पे साथ साथ करनी पड़ेगी। और अगर अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते और गहरे होते हैं, दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ता है, तो फिर पाकिस्तान का इसमें क्या रवैया रहेगा? उनको दिक्कत उस बात में सबसे ज्यादा लगती है कि अगर भारत का रोल कोई सिक्योरिटी क्षेत्र में, जैसे भारत वहां की अगर फौज को वहां कुछ ट्रेनिंग देता है, कुछ और सहायता करता है, उसमें उनको थोड़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन जहां तक वाणिज्य का सवाल है, ऊपरी तौर से कभी भी उन्होंने इसके बारे में ऑब्जेक्शन नहीं किया और नवाज शरीफ साहब तो भारत पाकिस्तान के रिश्तों को भी कहते हैं कि आर्थिक स्थिति उनकी भारत और पाकिस्तान के ट्रेड बढ़े और उसके साथ जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, दक्षिण एशिया के देशों के उनकी आपस जो सहयोग बढ़े, आर्थिक सहयोग बढ़े। तो मुझे लगता है कि जहां तक आर्थिक भारत का रोल है अफगानिस्तान के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान को कोई बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये थे अफगानिस्तान मामलों के जानकार प्रोफेसर गुलशन सचदेव। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, ये कैसे इशारे जिन पर हुआ भारी विवाद। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, big purchases, purchase of shares, bonds and debentures, कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। आज मैं दौड़ूंगा, आज मैं दौड़ूंगी, एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए,
फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जमीयत उलमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीम शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ETV उर्दू पर। एक शाम कश्मीर के नाम। ऐसा लगता है कि दिल पत्थर है, शायद दिल नहीं, वरना क्यों घायल नहीं है तोहमतों के बावजूद। मुझे कौन तुझसे अलग करे, मैं अटूट प्यास तू झील है, तेरे फैसलों से हूँ मुतमईन, न मुतालबा न अपील। सितमगर, वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। जमीन पर लोग लाना चाहते हैं आसमानों को, मगर इस सरजमी को आसमां होने नहीं देते। वाह वाह वाह। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICT ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। गोरे काले का भेद मिटाने के लिए पूरा जीवन लगाने वाले नेल्सन मंडेला की मौत ने मानो सारे भेद मिटा दिए। आपस में झगड़ने वाले देशों के नेता एक साथ जमा हैं, एक साथ उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मंडेला ने जो विरासत छोड़ी उसे नजदीक से देखने और जो कुछ अधूरा रह गया उसे समझने की कोशिश करती BBC की एक खास रिपोर्ट। मंडेला ने क्या किया ये पता चलता है दक्षिण अफ्रीका के इस गांव जाकर, जहां चर्च में एक समय बच्चों को ये सिखाया जाता था कि काले लोग तुच्छ होते हैं, मंडेला आतंकवादी हैं। आज यहीं देश के पहले काले राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मंडेला ने लाखों लोगों की सोच बदल दी। हमें लगता है कि हमने उनको जैसे बरसों जेल में रखा, वो बाद में बाहर आकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते थे, पर मंडेला सबको साथ लेकर चले। वैसे ऐसा नहीं कि अब इस गांव में सब बड़ा सुंदर है, कुछ चिंताएं भी हैं। अभी जो हो रहा है वो रंग भेद का उल्टा है, काले लोग गोरे लोगों का दमन कर रहे हैं। पर उलट रंग भेद की इस चिंता पर तब विश्वास नहीं होता जब यहाँ की झुग्गियों में ये शिकायत सुनने को मिलती है कि मौजूदा सरकार ने काले लोगों के लिए पर्याप्त काम नहीं किया। मगर तब भी मंडेला के लिए उनके मन में आदर है। उन्होंने हमें उम्मीद से अधिक दिया। हम बेड़ियों में बंद थे, उन्होंने आजाद कराया। हम देख नहीं सकते थे, उन्होंने हमारी आंखें खोल दी। मंडेला ने काले लोगों को बराबरी का हक जरूर दिलाया, पर लड़ाई खत्म नहीं हुई है।
दक्षिण अफ्रीका की 2/3 गरीब आबादी अभी भी गांवों में रहती है। रंगभेद के दौर में देश के विकास में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। रंगभेद खत्म हो चुका है, पर अभी भी उनकी जिंदगी बहुत नहीं बदली। इस औरत के पति की जब मौत हुई तो वो केवल 48 साल का था। दक्षिण अफ्रीका में गरीब लोगों की औसत उम्र यही मानी जाती है। ये 8 लोगों का परिवार इसी एक कमरे में रहता है। यहाँ एक बोर्ड पर लिखा है, हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारा मजाक उड़ाएं। जब हमारे पिता ने आंखें मूंदी, हम भूखे थे। अब हम पेट पालने के लिए गांव के लोगों के कपड़े धोते हैं। जाड़े में यहाँ बहुत ठंड होती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। रंगभेद के दौर में यहाँ सबसे अच्छे खेत गोरे किसानों के पास थे। मंडेला ने कहा था, गोरों के 30% खेत गांव के काले गरीबों में बांटे जाएंगे। मगर इस घोषणा के 1 दशक बाद भी ऐसे केवल 3% खेत गरीबों में बंट सके हैं। पर इस दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया है तम्बलानी नोडाडा की। बदलते देश में उनकी भी जिंदगी बदल गई। कभी साधारण क्लर्क थे, अब एक बड़े व्यवसायी बन चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में 10% काले लोग आज अमीर हैं। वो इनमें से एक हैं। The freedom of movement, the freedom of उन्होंने हमें जहाँ मन करे वहाँ जाने, जो मन करे वो करने और जो मन कहे वो कहने का हक दिलाया। उन्होंने हमारे सामने सारी दुनिया खोल दी। The world is yours. मगर उनकी इस कामयाबी के पीछे एक विचित्र कहानी भी छिपी है। उनका एक व्यवसाय ताबूतों का है जो खूब चलता है। कई ताबूत एड्स से मारे गए लोगों के लिए भेजे जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हर दिन 600 से अधिक लोग एड्स की वजह से मरते हैं। मंडेला ने देश की राजनीति पर तो ध्यान दिया, पर एड्स के खतरे पर शुरू में उनका ध्यान नहीं गया, जबकि आंदोलनकारी आगाह कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने जोर शोर से एड्स विरोधी अभियान चलाया। उनके अपने एक बेटे की मौत एड्स से हुई थी। उन्होंने साल 2000 में कहा कि ये एक जंग है जिसे जीतना होगा। उन्हें जब पता चला कि उनके बेटे को एड्स है तो उन्होंने कहा, इस बारे में पहले से कुछ किया जाना चाहिए था। मंडेला के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका ने खूब विकास किया। वो आज भारत, चीन, ब्राजील, रूस के साथ ब्रिक्स में कंधे से कंधा मिलाता है। और ये संभव हो सका उस नेतृत्व से जिसने देश को राजनीतिक स्थिरता दी। अफ्रीका के देशों में जहां बदलावों के बाद अक्सर अराजकता पैर जमा लेती है, मंडेला की विरासत को अलग और खास तो कहा ही जाएगा। बीबीसी रिपोर्ट। और जोहानिसबर्ग में नेल्सन मंडेला के लिए हुई श्रद्धांजलि सभा में दुनिया भर से जानी मानी हस्तियां पहुंची। लेकिन सिर्फ नेल्सन मंडेला की याद के लिए ही नहीं, इस कार्यक्रम ने और भी कई कारणों से सुर्खियां बटोरी। आरोप लगे कि कार्यक्रम में मूक बधिर अनुवादक फर्जी था और उसका अनुवाद बेमतलब था। अब दक्षिण अफ्रीका की सरकार जांच कर रही है कि इस व्यक्ति को इतने बड़े मौके पर काम करने की अनुमति कैसे मिली। अनुवादक का कहना है कि इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया का दौरा पड़ा था। बताया जा रहा है कि उन्हें काम पर रखने वाली एजेंसी का कोई अता पता नहीं। श्रद्धांजलि सभा में एक ऐतिहासिक लम्हा भी देखने को मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो ने हाथ मिलाए। दोनों देशों के बीच लंबे अरसे से रिश्ते बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। ओबामा, डेनमार्क और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम के दौरान ये सेल्फी यानी कि अपनी ही तस्वीर खींचना भी चर्चा में रहा। सवाल उठे कि क्या श्रद्धांजलि सभा के दौरान ये करना सही था। और अब बीबीसी ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर बीबीसी की खास नजर। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी नेता अब्दुल कादर मुल्ला को फांसी दे दी गई। ढाका में मौजूद बीबीसी संवाददाता महफूज सादिक ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी सजा को बरकरार रखा था। कादर मुल्ला के मुद्दे को लेकर बांग्लादेश में कई बार हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो पहुंचे बीबीसी संवाददाता इग्नासियो दे लॉस रीस। उरुग्वे गांजे की खेती, व्यापार और इस्तेमाल को वैध करार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। गांजे के व्यापार की कमान वहां की सरकार के हाथों होगी। सरकार के मुताबिक इससे उन्हें ड्रग गुटों पर काबू पाने में मदद मिलेगी, लेकिन आलोचक मानते हैं कि इससे ड्रग्स को और बढ़ावा मिलेगा। सीरिया
सीरिया में विद्रोहियों की मदद से अब अमेरिका और ब्रिटेन ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। उन्हें डर है कि फ्री सीरियन आर्मी को दिया जा रहा असैनिक सहयोग जिहादियों के पास पहुंच सकता है। कुछ दिन पहले इस्लामिक फ्रंट ने उन गोदामों पर कब्जा कर लिया था जहां अमेरिकी राहत सामग्री रखी थी। अमेरिका और ब्रिटेन विद्रोहियों को संचार और मेडिकल सहयोग दे रहे थे, लेकिन अब वो बस मानवीय मामलों में ही मदद करेंगे। ग्लोबल इंडिया में आगे मिस्र की रैपर जिनके सिर पर हिजाब है लेकिन उनकी जबान खूब चलती है लड़कियों के हक में। अब दिल्ली दौड़ेगी, साथ जयपुर भी दौड़ेगा, मुंबई दौड़ेगी, साथ कोचीन भी दौड़ेगा, कश्मीर के साथ कन्याकुमारी भी दौड़ेगी, पूर्वोत्तर के साथ अहमदाबाद भी जुड़ जाएगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देश भर में 565 से भी ज्यादा जगहों पर लौह पुरुष सरदार पटेल की याद में एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन फॉर यूनिटी। 15 दिसंबर 2013 सुबह 8 से 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 रन फॉर यूनिटी, अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट इनिशिएटिव। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. जमीयत उलेमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीम शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। ब्रिटेन में रहने वाले एशियाई लोगों को अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत हो तो बाकी आबादी के मुकाबले उन्हें काफी दिक्कत आती थी। वजह कोई भेदभाव नहीं, बल्कि डोनर लिस्ट में एशियाई लोगों की भारी कमी थी। लेकिन जब बात 2 साल के एक बच्चे की जिंदगी पर बनाई तो रिकॉर्ड तोड़ संख्या में एशियाई लोग डोनर बनने के लिए सामने आए और इस बदलाव का जरिया बना सोशल मीडिया। 2 साल का गौरव बैंस चंचल और खुशहाल लगता है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उसके खून में एक ऐसी गड़बड़ी है जो आगे चलकर लाइलाज कैंसर में बदल सकती है। गौरव को सिर्फ बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा के प्रतिरोपण से ही बचाया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर मैचिंग बोन मैरो नहीं ढूंढ पा रहे थे। ट्रांसप्लांट के लिए समान नस्ल का होना जरूरी है और बोन मैरो डोनेट करने वालों की लिस्ट में एशियाई लोगों की भारी कमी थी। ब्रिटेन में अब तक ट्रांसप्लांट रजिस्टर में सिर्फ 4% दक्षिण एशियाई दर्ज थे, इसीलिए दक्षिण एशियाई मरीज के लिए मैचिंग डोनर मिलने की संभावना सिर्फ 40% है। वहीं किसी गोरे शख्स के लिए सही डोनर मिलने की उम्मीद 90% तक होती है। गौरव के घरवालों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उनकी अपील काम कर गई। एशियाई डोनर्स के आवेदन में 12 गुना बढ़ोतरी हुई और उन्हें डोनर मिल गया। एकदम अपरिचित व्यक्ति ने हमारे बेटे के लिए जीवन की उम्मीद जगाई है। मैं जितनी खुशी महसूस कर रही हूँ उसे व्यक्त नहीं कर सकती। चैरिटी संस्था एंथनी नोलन का अनुमान है कि गौरव के लिए अपील पर 3000 से ज्यादा लोगों ने बोन मैरो डोनर बनने के लिए नाम रजिस्टर करवाया।
जब ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है और परिवार का कोई सदस्य नहीं दे पाता, तब हमें दूसरे डोनर की जरूरत होती है। एशिया मूल के लोगों के डोनर पैनल में होने से गौरव जैसे मरीजों का इलाज कर पाना संभव हो सका है। गौरव के परिवार के लिए ये अभियान यहीं नहीं रुकने वाला। गौरव की वजह से जो जागरूकता पैदा हुई है उससे हम बहुत खुश हैं। अब हम यहीं नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारी खुशी की बात नहीं है, और भी लोग हैं जिन्हें ऐसी मदद की जरूरत है। गौरव का इलाज कम से कम 8 हफ्ते चलेगा, जिसकी शुरुआत ऑपरेशन से होगी। डॉक्टर क्रिसमस के पहले ऑपरेशन करना चाहते हैं। गौरव के माता पिता का कहना है इस साल बड़ा दिन उनके जीवन में बहुत बड़ी सौगात लेकर आया है। BBC रिपोर्ट। और अब बात स्पेन के एक ऐसे